हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन, जो कि हमारा पार्ट नंबर 7 है। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि बोर्ड बदल है, और ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछेगा और एग्जाम में कैसे आएगा, ये सबका हम निचोड़ बताने वाले हैं। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ जाइए और अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न जो है आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं, जो कि आपको एकदम दिखेगा और आप जान जाइए कि हाँ, ये प्रश्न नंबर 1 है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिखा रहा है 1 नंबर कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। यानी परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किसका लिखा हुआ है, कृति है या रचना है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें चारों ऑप्शन में आपको एक करेक्ट करना है, यानी कौन सा सही होने वाला है। तो आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि कौन सा चारों में से ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी है रामधारी सिंह दिनकर, और सी है अशोक वाजपेयी, और डी है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पर देखिए, परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है वो इनके रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचा गया पाठ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सही होने वाला है। और आप जान गए होंगे, आप पढ़े होंगे दिल से, तो आपको एकदम याद होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। आपको यहां बताना है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास कब होता है। अब यहां 4 ऑप्शन फिर दे दिया कि धर्म के ज्ञान से, यानी आपको बताना है कि धर्म के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, या साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, या कला के ज्ञान से। देखिए, आपके अंदर भरपूर कला है, तभी भी आप प्रगतिशील आलोचना का विकास नहीं कर सकते हैं। इतिहास के ज्ञान लेकर नहीं कर सकते हैं, ना ही धर्म के ज्ञान लेकर कर सकते हैं। अब आपके अंदर धर्म का ज्ञान है लेकिन आप उसका उपयोग ना करें, साहित्य के मार्ग पे ना चलिए, तो उसके कोई फायदा ना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कह रहा है साहित्य। देखिए, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, यानी साहित्य के कौन सा ज्ञान है, किस मॉडल से चल रहा है, उस ज्ञान को हम लेकर हम क्या कर सकते हैं, तो प्रगतिशील आलोचना का विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप यहां जान गए होंगे और पहचान गए होंगे। दोस्तों, आप अगर पढ़ना चाहते हैं इसी तरह मजे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपके लाइक करने से हमको ये प्रॉफिट होता है कि हाँ, वीडियो आपको पसंद आया। और हाँ, ऐसे ही जुनून बनते ये कमेंट भी कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 3 नंबर। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है, यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ को कौन रचित किया है, किनके द्वारा रचा गया है, यानी कृति किनका है। तो अभी आप फर्स्ट प्रश्न पढ़े थे, क्या पढ़े थे दोस्तों फर्स्ट प्रश्न की किनका कृति है, तो बोले थे रामविलास शर्मा जी का है। उसी प्रकार इसमें खोजिए रामविलास किधर है। ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कि कौन सही होने वाला है। तो चारों ऑप्शन में रामविलास शर्मा जी किधर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी आप जब दिल लगाकर पढ़िएगा, जान जाइएगा, जन्मों जन्म तक याद होने वाला है। हाँ, परीक्षा में पूरा 100% यहीं से पूछेगा, बाहर से कहीं पूछने वाला प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कितनी कवियों का संग्रहित है। क्या, तो तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, आपको यह प्रश्न में बताना है। तो हमने बता दे चला आपको कि 7 कवियों का जो है संग्रह है, 7। ऑप्शन नंबर 7 सही होने वाला है, यानी नो डाउट, सीधा टिक आउट। कब, जब जानिएगा तब, क्योंकि आप परीक्षा में जाइएगा तो क्या प्रॉफिट होने वाला है, वहां पर आपको जानकारी चाहिए, आपको पता रहेगा, आपको किससे पूछने के लिए अलाउ नहीं। अगर इधर उधर देखते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको परीक्षा से निष्कासित हटा दिया जाएगा। तो वहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का आ रहा है। देखिए, रामविलास शर्मा
का जन्म कब हुआ था। कह रहा है, प्रश्न बता रहा है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको बता दे, रामविलास शर्मा जी का जन्म, हेडिंग आपका चैप्टर पढ़े होंगे तो उसका हेडिंग पहले ही दिया है कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर नो डाउट, सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो डाउट। डाउट को भूल जाइए सीधा जब ज्ञान वर्षा चैनल से जुड़े हैं तब। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। माने साहित्य की परंपरा का पूरे तरह से ज्ञान किस सभ्यता यानी किस व्यवस्था में आपको संभव हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, आपको पता होगा। तो चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था जो है ना, वो पूंजी वाले लोगों के लिए काम आता है, गरीब लोग के लिए काम नहीं आता है। तो ए इज द राइट आंसर नहीं होने वाला है। बी कह रहा है जातिवादी व्यवस्था, जात के, अब जातिवादी कहने का मतलब जात को चिन्हेगा लोग, जैसे जो जाति अपना जात को देखेगा, तो यहाँ पर बी आंसर भी नहीं होगा। अब सी समाजवादी व्यवस्था, हाँ समाजों के द्वारा व्यवस्था जो होगा उसको देखा जाएगा, तो यहाँ पर आंसर सही होने वाला है। मतलब यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। अगर आपको समाजवादी व्यवस्था में जुड़े हैं तो साहित्य की परंपरा का पूर्णतः ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का रहा है। देखिए 7 नंबर प्रश्न बता रहा है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। आपको सिर्फ इतना बताना है कि रामविलास शर्मा जो थे उन्होंने बीए कब किया। तो प्रश्न नंबर 7 बता रहा है कि बीए सिर्फ बता देना है, 1 नंबर उठा लेना है। आपको सिर्फ इस भी याद रखिए, 1 नंबर उठा लीजिए, नो डाउट, सीधा टिक आउट। तो आपको बता दें 7 नंबर का ए इज द राइट आंसर, 1932 ईस्वी में, जो कि पर्चे में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जान गए होंगे, दिल लगा कर जाने होंगे, और हाँ अंत तक याद होने वाला है, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। माने साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 है, यही है, और आपको बता दें हम कि स्वाधीन होता है, स्वाधीन। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्वाधीन होने वाला है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। प्रश्न नंबर देखिए 9 कह रहा है कि वायरन कह रहा है वायरन किस भाषा के कवि हैं। वायरन किस भाषा के कवि आपको बताना है। तो वायरन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है प्रश्न नंबर 10, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। आपको यही प्रश्न बता देना है, इसका आंसर कौन सही होने वाला है। 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर ए कह रहा है समाज की तरह, बी जंगली की तरह, और सी शहर की तरह, और डी परिवार की तरह। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए सही होने वाला है, समाज की तरह। देखिए समाज के द्वारा ही कोई कार्य में संभव होता है, प्रगति बढ़ता है, तो यहाँ पर यही सही होने वाला है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का रहा है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। देखिए निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन इज दे कौन राइट आंसर होने वाला है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है दूधनाथ सिंह की, दूधनाथ सिंह के बातें नहीं है। रघुवीर सहाय की हो नहीं है। रामविलास शर्मा की, तो आपको बता दे चला 11 नंबर का सी इज द राइट आंसर। देखिए सी रामविलास शर्मा की कृति है निराला की साहित्य साधना किनकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। माने आपको 4 ऑप्शन दे दिया, आपको चारों ऑप्शन बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है या कहानी है या संस्मरण है या लघु कथा है। तो 4 ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो यह एक निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप यहां तक जान गए होंगे, 10 प्रश्न 12 प्रश्न जान गए होंगे और इसको भूल नहीं पाए होंगे। तो हाँ चला, आप
अंत तक जुड़े रहिए। अभी देखिए कि अंत तक ले क्या होता है। अभी तो यह स्टार्ट है, अभी हमारा प्रश्न बहुत है, यानी 17 प्रश्न है। ये 17 प्रश्न को जानिए कि कैसे पूछता है। आपको जन्म तक याद रहेगा, जब तक आपका क्या बोले, आप अपने लड़के को भी पढ़ा सकते हैं। हंस रहे हैं। चलिए आइए प्रश्न पे आते हैं। जाता इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी पढ़ने के लिए आए हैं। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो देखिए ये जो बता रहे चला 13 नंबर प्रश्न है, निराली की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो ये 3 खंडों में रचित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। ये प्रश्न आपको एकदम VVI कहिए तो है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने? आपको बताना है कि रामविलास शर्मा जी जो थे वो किस संस्था के निर्देशक बने थे? तो आपको बता दे AKM हिंदी संस्थान। आपको सिर्फ पॉइंट याद करना है और हाँ समझ कर याद करना है। अब ये ना कि रट्टा लगे और रट्टा में घट्टा डाल दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? आपको बताना है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन करा है प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र का लिखा तो प्रेमचंद्र का किंग हो जाएगा, ए नहीं होगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, ये भी नहीं होने वाला है। दिनकर जी की नहीं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। आपको अगर डॉक्टर कह रहा है तो डॉक्टर लगाकर इस पे टिक आउट कीजिए, और ना तो रामविलास शर्मा जी दे रहा है तो शर्मा जी को टिक कीजिए। नो डाउट, सीधा टिक आउट। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? आपको इतना बता देना है। तो चला आपको बता दे, प्रश्न नंबर 16 का आंसर सही होना है, यूरोप में है। एथेंस जो है यूरोप में है। आपको ए इज द राइट आंसर सही होने वाला है, यानी नो डाउट, सीधा टिक आउट। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि लैटिन कवि कौन है? आपको पूरा एक बार में पूरा देखिए, एक प्रश्न से 3 ऑब्जेक्टिव यहां बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि लैटिन कवि साहित्य के अंदर केवल रोम के लेखक आते हैं, जैसे सिसरो, वर्जिलियल, और एक देखिए यहाँ पे क्या है, और एक वर्जिल है, आदि कवि इसमें आते हैं। तो आप जो है दिल लगाकर जान गए होंगे। और हाँ, जिसमें से इसमें तीनों में क्या वर्जिलियस दिया है, सिसरो नहीं दिया है, और क्या होरेस नहीं दिया। तो होरेस नहीं दिया तो वर्जिलियस हमारा दिया है। तो ए इज द राइट आंसर, यानी नो डाउट, सीधा टिक आउट। 18 बता रहा है कि अगय ने तार सप्तक कब संपादित किया? ऑप्शन 4 है। पहला प्रश्न 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो आपको बता दें कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसका आंसर सही होने वाला ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर, यानी 1943 ईस्वी में आपको सही होने वाला है, यानी नो डाउट, सीधा टिक आउट। प्रश्न नंबर 18 का सही है बी। अब 19 में बात करते हैं। कर रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया है? तो आपको बता दें लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने BA किया। और कब किया? तो आपको ऊपर में बताए थे कब। तो आपको देखिए बता देते हैं फिर से एक बार और जान लीजिए पूरा अच्छा से। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ, और इन्होंने BA 1932 ईस्वी में किया। बिया नहीं, BA। आपको पता चल गया होगा। देखिए प्रश्न नंबर अब बता रहा है कि 20 जो है इसमें क्या कह रहा है। देखिए कह रहा रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन की कार्य किया था? आपको देखिए प्रश्न कितना छोटा पूछा है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया था? तो अंग्रेजी विभाग में। आपको ऑप्शन डी सही होने वाला है, ऑप्शन डी, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 21 बता रहा है निराला की, देखिए निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं कौन है? तो यहाँ वहां पर देखिए यही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर लिखा था डॉक्टर रामविलास शर्मा, लेकिन यहाँ पर लिखा है रामविलास शर्मा। डी सही होने वाला है, यानी नो डाउट सीधा टिक आउट जब आप जानिएगा तब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है, आपको बताना है। तो देखिए जो लकीर के फकीर है उनके लिए नहीं, जो रूढ़िवादी हैं उनके लिए भी नहीं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। आपको चैप्टर चालू कीजिएगा, चैप्टर चालू करते ही आपको पता चलेगा, वहां पर डायरेक्टली लिख दिया है पहले ही। तो आपको बता दें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सही होगा, नो डाउट सीधा टिक आउट। प्रश्न नंबर 23 पे है, देखिए 23वां प्रश्न है, आपको बता दें कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो साहित्य, ये प्रश्न शायद ऊपर भी पूछा था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बता दें आपको कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, स्वाधीन होता है, लेकिन वहां पर प्रश्न डी था और यहाँ प्रश्न बी है, इधर उधर करके पूछा है। तो आप घबराइएगा मत, डेराइएगा मत, प्रश्न से डेराया नहीं जाता है बल्कि लड़ा जाता है, और आप भी लड़िए, क्योंकि आप जब ज्ञान वर्षा से जुड़े हैं तो आप छोड़कर मैदान से भागिएगा मत। हमसे बताइएगा, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका, देखिए यहाँ भूमिका हो गया है, भूमिका रहेगा, निर्णायक है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन देना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है। तो 24 नंबर का आंसर जो है ए इज द राइट आंसर सही होने वाला है, यानी प्रतिभाशाली मनुष्यों की, नो डाउट सीधा टिक आउट। प्रश्न नंबर 25 बता रहा है हमारा कि अभिचिंत्र का शाब्दिक अर्थ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चारों ऑप्शन बताना है कि कौन सही होने वाला है। तो देखिए ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अटूट होता है, नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए बी रंग दिए, आप भी जान गए होंगे। फिर प्रश्न नंबर बता रहा है 26 बता रहा है हमारा कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोपियनों को प्रभावित किया था। आपको बता देना है, ये 4 ऑप्शन हमारा लाइन से लगा हुआ है, ये चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सही होने वाला है। प्रश्न नंबर 26 का तो डी आंसर सही होने वाला है, यानी नो डाउट सीधा टिक आउट, प्रश्न नंबर डी सही है। अब प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, आदिम का अर्थ क्या होता है। आदिम यानी पुराना, आदिमानव के बाद शब्द सुने हैं आदिमानव, यानी आदिमानव कहने का मतलब आदि जमाने का, इत्यादि। चलिए यहाँ पर आदि से बन गया इत्यादि, तो नो डाउट सीधा टिक आउट, अति प्राचीन होता है 27 नंबर का, बी इज द राइट आंसर। उसी प्रकार 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, और इसमें देखिए आपसी जो में बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ था वो कब हुआ था आपको बता देना है। 4 ऑप्शन है, 1915 ईस्वी की क्रांति में, 1916 की क्रांति में, 1917 की क्रांति में और 1918 की क्रांति में। तो ऑप्शन इज द ऑप्शन सी सही होने वाला है, यानी नो डाउट सीधा ठीक है। 1917 ईस्वी का बात है ये, तो 1917 की क्रांति जब था वहां पर रूसी और गैर रूसी जाति के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 29 का, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता आपको बताना है। तो देखिए वर्ग युद्ध नहीं होता, सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न जो कि 30 नंबर का रहा है कि शर्मा जी कहने का मतलब रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया।
आपको यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में बताना है। तो भारत सरकार को यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। समझ में आया तो कमेंट में बताइए कि हाँ यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तभी बताइएगा, बुरा लगा तो बुरा बताइए। आपको जैसा लगा वैसे बताइए और कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो यह पसंद आया होगा और मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ और नया धमाका के साथ। तब तक के लिए बाय।